गुड मॉर्निंग। आज अपन लास्ट क्लास में श्वसन का महत्व पढ़ा था। आज अपन स्टार्ट करेंगे श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज की हेडिंग है श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। कि भाई श्वसन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, मतलब किसकी उपस्थिति में श्वसन जो है धीमी गति से होगा, किनकी उपस्थिति में श्वसन क्रिया हो तेज गति से होगी, सबकी बात करने वाले हैं। देखिए, श्वसन की सर्वाधिक दर जो है आपके सक्रिय रूप से विभाजित होने वाले विभज्योतक की कोशिकाओं में होती है। देखिए, सक्रिय रूप में मतलब जो कंटिन्यूस जो कार्य करे, सक्रिय रूप से विभज्योतक। विभज्योतक मतलब जिसमें क्या होता है, विभाजन करने वाले ऊतक जो होते हैं विभज्योतक, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं मुलायम ऊतक सभी ये पाए जाते हैं। तो विभज्योतक ऊतक जो होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है आपके श्वसन की दर पाई जाती है। और श्वसन दर को प्रभावित करने वाले कारक जो है दो कारक है। एक तो आपके बाह्य कारक और दूसरा है आपके आंतरिक कारक। तो ये दो कारक है जो मुख्य रूप से श्वसन को प्रभावित करते हैं। इसमें अपन पहला पढ़ने वाले हैं बाह्य कारक या पर्यावरणीय कारक। कि बाह्य कारक या पर्यावरणीय कारक है, इनकी बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो पढ़ेंगे अपन वो है तापमान। ठीक है, किस प्रकार से प्रभावित करता है तापमान श्वसन की दर को। देखिए कि तापमान जो है वो श्वसन की दर को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। किस प्रकार से, इसकी देखिए बात करते हैं कि भाई एक निश्चित तापमान पे क्या होता है, एक निश्चित सीमा पर देखें तो वो सीमा कितनी है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब टेम्परेचर रहेगा, तापमान बढ़ने पर श्वसन दर भी लगातार बढ़ती होगी। कि भाई 5 डिग्री से 30 डिग्री टेम्परेचर, 5 से 10 पे आएंगे, 10 से 20, 20 से 25, 30 तक आएंगे, तब तक श्वसन दर क्या करेगी, बढ़ेगी। और इस सीमा के अंतर्गत श्वसन दर में वृद्धि होती है, इसे क्या कहते हैं, वांट हॉफ का नियम। क्या कहते हैं, वांट हॉफ का नियम। कि वांट हॉफ का नियम क्या कहता है आपके कि भाई एक निश्चित सीमा पे तापमान बढ़ने पर, तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तक तो बढ़ेगा, ठीक है, तब तक श्वसन दर बढ़ेगी। और ये श्वसन दर बढ़ती है, इसे क्या कहा जाता है, वांट हॉफ का नियम कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है वांट हॉफ का नियम क्या होता है। और इसके अनुसार क्या है कि प्रति 10 ग्राम आपके 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि में श्वसन की दर क्या हो जाएगी, दुगुनी। कि भाई 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ेगा, जैसे 5 से 15 हुआ, ठीक है, तो ये 10 डिग्री तापमान बढ़ा तो इस पर आपके श्वसन दर क्या हो जाएगी, दुगुनी। फिर 15 से 30 हुआ तो और दुगुनी हो जाएगी, इस प्रकार से। तो ये इन्होंने क्या बताया, इससे क्या कहा जाता है कि इसके अनुसार जो तापमान में वृद्धि है वो श्वसन की दर की क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। कि इसके अनुसार क्या है, प्रति 10 डिग्री तापमान में वृद्धि पर श्वसन की दर क्या हो जाती है, दुगुनी। कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो श्वसन दर कितनी हो जाएगी, आपके दुगुनी हो जाएगी। और 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर एंजाइम क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। 35 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान जब अधिक हो जाता है तो इस तापमान पे क्या होता है, आपके जितने भी श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाले, श्वसन को करवाने वाले जितने भी एंजाइम हैं वो विकृत हो जाते हैं। अपन पढ़ चुके हैं एंजाइम वाले चैप्टर में, एंजाइम जो एक निश्चित टेम्परेचर पे काम करते हैं तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिससे श्वसन की दर क्या हो जाती है, मंद पड़ जाती है। और अति निम्न तापक्रम पर भी श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। कि 35 डिग्री से तापमान ऊंचा हो जाए और निम्न तापमान होगा तो भी एंजाइम क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो श्वसन की दर क्या हो जाएगी, आपके कम हो जाएगी, क्योंकि श्वसन क्रिया में जो भाग लेने वाले जितने भी एंजाइम हैं वो क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। और इसी कारण शीतगृह हुए फलों व सब्जियों को बिना सड़े गले से अधिक समय तक ठीक रख सकते हैं। कि शीतगृह जो है ठंडे, भाई सब्जी को अपन को क्या करना है, सब्जी है, फल फ्रूट है, उनको सुरक्षित रखना है कि भाई उनको लंबे समय तक काम लेना, उनको क्या करना पड़ेगा, शीतगृह। शीतगृह में जहाँ टेम्परेचर बड़े बड़े रूम बनाए जाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है। अभी क्या पड़ा है कि निम्न तापमान पे क्या होता है, आपके श्वसन की दर क्या हो जाती है, आपके कम हो जाती है। और श्वसन की दर कम हो जाती है तो ये फल है, सब्जियाँ खराब नहीं होती। तो क्वेश्चन आ सकता है कि शीतगृह में फल व सब्जियाँ बिना सड़े लंबे समय तक कैसे रखी जा सकती है। तो आप क्या लिखेंगे, शीतगृह के अंदर टेम्परेचर जो है, तापमान बहुत निम्न होता है। इस निम्न तापमान पर एंजाइम जो है, जो भी श्वसन के एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, जिस श्वसन की दर बहुत ही धीमी हो जाती है। और श्वसन की दर धीमी होने की वजह से सब्जियां हैं, फल फ्रूट है, वो लंबे समय तक सड़ते नहीं हैं।
ठीक है। तो इस चीज़ का 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। एक तो देखिए इसमें महत्वपूर्ण क्या है, वॉन हॉफ का नियम और एक शीतगृह वाला, ये 2 एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी तो टेम्परेचर वाला देखो, प्रकाश वाले में यही पढ़ा था, प्रकाश वाले में टेम्परेचर पॉइंट है, जब अपन को प्रकाश को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ा था उसमें यही पॉइंट था कि 5 डिग्री से 30 डिग्री तक बढ़ेगा तो शोषण की दर, आपके प्रकाश संश्लेषण की दर दोगुनी होगी, सेम शोषण की दर दोगुनी होगी। लेकिन 30-35 डिग्री से ज़्यादा बढ़ेगा तो आपके प्रकाश संश्लेषण और शोषण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये तो कॉमन पॉइंट है। तो पॉइंट 2 ही आया कि वॉन हॉफ का नियम क्या है, वॉन हॉफ का नियम भी पढ़ा था, शोषण दर वो वाला, और ये कि शीतगृह वाला थोड़ा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हेडिंग अपने आती है दूसरी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करते हैं कि ऑक्सीजन वायु शोषण के लिए आवश्यक कारक है, क्योंकि आपको पता है वायु शोषण में पढ़ा था ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है, कि वायु शोषण में जो ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं आपके, तो ऑक्सीजन जो है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है, पढ़ चुके एटीएस के अंदर, और कम ऑक्सीजन सांद्रता पर वायु व अवायवीय दोनों प्रकार के शोषण होते हैं। जब आपके ऑक्सीजन की सांद्रता शून्य हो जाती है तो केवल अवायवीय शोषण होता है, जो ऐसी अवस्था शोषण गुणांक क्या कर देती है, अनंत कर देती है। वे पढ़ चुके हैं भाई ऑक्सीजन जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन आपको पता है अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है, ठीक है। और दूसरी चीज़, शोषण आपकी ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो वायु और अवायवीय दोनों हो जाएगी, लेकिन जब मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं होगी तो सिर्फ क्या होगा, अवायवीय शोषण होगा, और अवायवीय शोषण होगा उस समय क्या हो जाएगा, आपके शोषण गुणांक अनंत आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये ऑक्सीजन प्रभावित करती है। फिर है वाटर, जल की बात करते हैं कि भाई जल किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। देखिए कि भाई जीवद्रव्य की जितनी भी उपापचय क्रियाओं के लिए क्या है, जल माध्यम का कार्य करता है। भाई आपको जीवन का आधार क्या है, जीवद्रव्य। जब तक अपने शरीर में जीवद्रव्य है तब तक अपन जीवित है। जीवद्रव्य की मात्रा कम हो जाती है धीरे धीरे और आदमी मृत्यु की तरफ बढ़ता जाता है। तो जीवद्रव्य जो है इसका मुख्य घटक क्या है, जल है, ठीक है। या जितनी भी आपकी क्रियाएं होती है, जीवद्रव्य की उपापचय क्रिया जितनी होती है उसमें जल क्या करता है, माध्यम का काम करता है। तो पादपों में जल जो है आपके कितना पाया जाता है, आपके पादपों में जल पाया जाता है 90 से 95%, ठीक है, जल होता है। और जल पादपों के परिवहन तंत्र में एंजाइमों के लिए, गैसों के विसरण के लिए सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कि वे गैसों एक जगह से दूसरी जगह जो जल के माध्यम से, ठीक है, ये आयन है इनके द्वारा जाते हैं। तो जल की मात्रा कम होने के कारण क्या हो जाते हैं आपके, कम होने के कारण शुष्क बीजों व फलों की शोषण दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कि जल जो है कम होने पर क्या हो जाएगा, शुष्क जो सूखे हुए बीज हैं, शुष्क और आपके शुष्क बीजों व फलों में क्या हो जाती है, आपकी शोषण दर कम हो जाती है। इस कारण इन्हें अधिक समय तक भंडारित रखा जा सकता है। कि शुष्क बीज है वो फल है, इनकी क्या हो जाती है, आपकी शोषण दर कम हो जाती है। और शोषण दर कम हो जाती है, जिनकी शोषण दर कम होती है उनको क्या किया जा सकता है, लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है। इसलिए अपन बीजों को साल भर 2 साल है ना इस प्रकार से रख सकते हैं। और जल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, आपके घुलनशील शर्करा में पवित्र होकर शोषण दर को बढ़ा देता है। और जल क्या होता है कि जब जल की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज जो है, ये क्या होगा आपके घुलनशील जल में क्या हो जाएगा, घुलनशील अवस्था में आकर क्या कर देगा, आपके शोषण की दर को बढ़ा देता है। इसलिए जल की मात्रा बहुत जरूरी है। जल जो है आपकी शोषण दर को प्रभावित करता है इस प्रकार से। चौथा पॉइंट जो है आपके वो है प्रकाश, लाइट। तो प्रकाश की उपस्थिति व अनुपस्थिति दोनों ही अवस्था में शोषण की क्रिया क्या होती है, समान रूप से चलती रहती है। और प्रकाश का शोषण पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता, सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु परोक्ष रूप से प्रकाश जो है वो शोषण क्रिया उन्हीं प्रकार से प्रभावित है। देखो कैसे, कि प्रकाश के द्वारा क्या होगा, ताप वृद्धि होगी, जैसे शोषण की दर बढ़ेगी। ये प्रकाश है, उससे वजह से क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो शोषण की दर बढ़ेगी, आपको पता है निश्चित सीमा तक। दूसरी चीज़ कि भाई प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या होता है, शर्करा का निर्माण होता है, जो एक महत्वपूर्ण शोषण आधार है। वे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, इससे क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो आपको पता है पहला शोषण आधार है। तो इस प्रकार से ये बहुत जरूरी है। और प्रकाश में रंध्र खुले रहते हैं, जैसे गैसों का आदान प्रदान होता है। कि भाई प्रकाश में क्या होता है, रंध्र खुले रहते हैं, रंध्र खुले रहेंगे तो क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा, ठीक है, शोषण क्रिया होगी। तो इस प्रकार ये इनडायरेक्टली क्या करता है, आपके प्रकाश जो है वो शोषण क्रिया को प्रभावित करता है। अगला और लास्ट पॉइंट जो है वो आपके है बाह्य कारकों में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से प्रभावित करता है। कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने के साथ साथ शोषण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता बढ़ेगी तो शोषण की दर क्या हो जाएगी, कम। शोषण की दर क्या हो जाएगी आपके, कम हो जाएगी।
अतः इसका प्रतिकूल प्रभाव बीजों के अंकुरण, किसका भाई उल्टा प्रभाव क्या होगा कि भाई श्वसन की दर कम हो जाएगी तो पादपों का बीजों का अंकुरण व पादप की वृद्धि की दर क्या हो जाएगी आपके पर पड़ता है। ठीक है कि भाई आपके श्वसन की दर जब कम होती है तो इसका असर किस पे पड़ता है कि बीजों के अंकुरण पे पड़ता है, पादपों की वृद्धि पे पड़ता है। तो हीथ नाम के वैज्ञानिक हुए थे, हीथ, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हीथ। हीथ ने क्या कहा कि हीथ ने अपने प्रयोगों से ये सिद्ध किया कि CO2 की अधिकता से रंध्र बंद हो जाते हैं और जिससे O2 के अभाव में श्वसन की दर क्या हो जाती है कम। कि भाई CO2 की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो क्या जाते हैं रंध्र बंद हो जाते हैं, और रंध्र बंद हो जाते हैं तो श्वसन की दर क्या हो जाती है आपके कम हो जाती है, श्वसन की दर कम हो जाती है। और श्वसन की दर कम होगी तो आपको पता है जो बीजों में अंकुरण की संभावना है वो कम हो जाएगी। ठीक है, आपके श्वसन की दर कम होने से अभी पढ़ा था जीवद्रव्य जो है जल की मात्रा कम हो जाएगी, बीज फलोकायन का परिपक्व नहीं होगा, तो ये बहुत इनडायरेक्टली रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ये बाह्य कारक हो गए। आज अपने इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग स्टार्ट करते हैं, आंतरिक कारक या पादप कारक, एक ही बात है। सेकेंड नंबर पे क्या है, आंतरिक कारक या पादप कारक, एक ही बात है। देखिए तो इसमें पहला कारक बात करते हैं जीवद्रव्य। के विभज्योतिकीय कोशिका में जीवद्रव्य सक्रिय अधिक मात्रा में पाया जाता है। भाई विभज्योतिकी सामान्य रूप में आपको इलाज में पढ़ा चुका, विभज्योतिकी मतलब होता है जो विभाजन करने वाली कोशिकाएं होती है, जिनमें केंद्रक पाए जाते हैं, अंतःकोशिका अवकाश पाए जाते हैं। ठीक है, जो विभाजन करने की क्षमता रखती है, ठीक है, वो कहलाती है विभज्योतिकीय। तो जो विभज्योतिकीय कोशिका उसमें क्या होता है जीवद्रव्य अधिक पाया जाता है। तो विभज्योतिकीय कोशिका जो होती है उसमें क्या होता है जीवद्रव्य की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि विभाजन करती रहती है, जीवद्रव्य बनता रहता है, जीवद्रव्य की मात्रा क्या पाई जाती है ज़्यादा पाई जाती है। और जिससे इन कोशिकाओं में शोषण दर क्या हो जाती है कि जिससे क्या होगा आपके जो कोशिकाएं हैं उनमें शोषण की दर क्या होगी आपके परिपक्व कोशिका की तुलना में क्या होगी अधिक होगी। कि इनमें क्या होगा कि शोषण की दर अधिक होगी किसकी तुलना में, जो परिपक्व है। विभज्योतिकीय कोशिकाएं जो होती है देखिए विभाजन करती है, फिर ये विभाजित कोशिकाएं आगे वृद्धि करके क्या हो जाती है परिपक्व अवस्था में बदलती है, मेच्योर अवस्था बनती है। तो परिपक्व कोशिका की जो शोषण दर वो क्या होती है आपके कम होती है, जबकि शोषण दर किसकी अधिक होती है आपके विभज्योतिकीय कोशिकाओं की शोषण दर क्या होती है अधिक होती है। इस प्रकार से ये जीवद्रव्य जो है मुख्य रूप से प्रभावित करता है। फिर शोषणीय क्रियाधार की बात करें, आंतरिक कारक अम्ल होता है जो जिसके अंदर अपन शोषण पढ़ रहे पादप के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर वो किस प्रकार से प्रभावित करती है। शोषणीय क्रियाधार में देखिए कि कोशिका में उपस्थित विभिन्न प्रकार की शर्कराएं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज शोषण क्रिया में प्रयोग होती है। इनकी तुलना में स्टार्च व वसाओं के प्रयोग से पूर्व शर्कराओं में परिवर्तित होना आवश्यक है, जिससे शोषण क्रिया विलंब से आरंभ होती है। यही कारण है कि एक स्वस्थ जो व्यक्ति के भोजन में जो स्टार्च है कि भाई ये कारण है कि जो स्टार्च होती है, ठीक है, स्टार्च मतलब आप देख लीजिए चपाती है, आलू है, चावल। स्टार्च मतलब चपाती में, रोटी में, आलू में, चावल में, ठीक है। और जैसे वसा है, जैसे वसा मतलब तेल है, घी है, की अधिकता होती है कि इनमें क्या होती है अधिकता पाई जाती है। देखिए क्या प्रोसेस रहा समझिए वापस इसको कि भाई फ्रुक्टोज और माल्टोज ये है जो क्रिया में प्रयोग में ली जाती है, किसमें आपके त्वरित प्रयोग के लिए। भाई आपको हाथों हाथ एनर्जी चाहिए, इसके लिए अपन ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज इनका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं कि भाई इनकी तुलना में जो स्टार्च है, देखिए स्टार्च की बात होगी कि स्टार्च जो है, स्टार्च और वसाएं जो होती है इनके प्रयोग से क्या होता है, प्रयोग से पूर्व शर्कराओं में परिवर्तित होना चाहिए। पहले प्रयोग हुई, फिर ये शर्करा में बदलेगी, फिर जाके एनर्जी देगी, ठीक है ना। जबकि शर्करा का प्रयोग करेंगे सीधे आपको हाथों हाथ एनर्जी मिल जाएगी। तो रोटी है, आलू है, चपाती है, तेल, घी है, इनसे क्या होता है आपको एनर्जी थोड़ी बाद में मिलती है, क्योंकि ये पहले टूटेंगे, आपके शर्करा में बदलेंगे, फिर ऊर्जा देंगे। इसलिए जो व्यक्ति बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल से तो उनको क्या दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है, ताकि उनको हाथों हाथ त्वरित ऊर्जा मिल जाए, और उनको जितनी शरीर ऊर्जा मिल जाएगी उतना जल्दी वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। इसलिए जो आपके स्टार्च या वसाओं का प्रयोग जो है वो
प्रयोग से पूर्व शर्करा में परिवर्तित होना आवश्यक है, कि इसलिए जो है इनका जो ये अपन जो खाना खाते हैं इसको पाचन में टाइम लगता है। पहले क्या करेंगे, ये आपके बदलेंगे शर्करा में, शर्करा से बदलेंगे फिर अपन को एनर्जी मिलेगी। यदि अपन को हाथों हाथ एनर्जी चाहिए तो अपन शर्करा का प्रयोग कर सकते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। तभी ये फ्रक्टोज मतलब जो फ्रूट के अंदर शर्करा होती है, ठीक है, इस प्रकार से। इसलिए जो बीमार व्यक्ति होते हैं उसे क्या दिया जाता है, आपके ग्लूकोज दिया जाता है। पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के हॉस्पिटल के अंदर बीमार व्यक्ति को ग्लूकोज या जो शर्कराएँ ही क्यों दी जाती है, ठीक है, स्टार्च युक्त या जो आपके फैटी चीज़ें क्यों नहीं दी जाती। तो आपको कारण क्या बताना है कि स्टार्च या जो आपकी वसा होती है इनके ये पचित आपके सबसे पहले शर्करा बदल दी, शर्करा के बाद में ये एनर्जी देगी, जबकि आपकी जो ग्लूकोज है ये खुद एक शर्करा जो हाथों हाथ क्या करती है, एनर्जी देती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तीसरी बात करते हैं कोशिका की आयु। कि तरुण कोशिकाओं में श्वसन दर जो है वो तीव्र होती है, जबकि प्रौढ़ व्यवहार कोशिका में श्वसन दर क्या हो जाती है, कि जो नई कोशिकाएं बनती है उनमें श्वसन दर क्या होती है, कि भाई तरुण कोशिका, तरुण मतलब नई कोशिका जो बनती है, तरुण कोशिका में श्वसन की दर क्या होती है, अधिक होती है। और जो वृद्ध और जो परिपक्व कोशिका उनमें श्वसन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए कोशिका की उम्र जो है वो भी क्या करती है, आपके प्रभावित करती है। अगला है चोट व घाव, कि जब कोशिका चोट या घाव हो जाता तो इसके चोटिलों जो क्षतिग्रस्त ऊतकों में श्वसन की दर क्या हो जाती है, तीव्र, कि जो भाग पादपों की जो चोट लगी है या क्षतिग्रस्त हो गया किसी वजह से, वहाँ पे श्वसन की दर क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी चीज़ें अपने इसमें अच्छे से पढ़ ली है। तो आज के लिए अपन इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो भी है इसके आगे डिटेल जो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।